मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र सुनाने किसी को? तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य कुमार स्वामी द्वैत द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत अधोलोक के वर्णन के पश्चात यहाँ मध्य लोक का वर्णन हम देख रहे हैं। मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें से जो पहला, क्या नाम है उस द्वीप का? जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप की क्या रचना है, रचनात्मक स्वरूप हम देख रहे हैं। और फिर देख क्या रहे हैं? वास्तव में रचना नहीं देखना है, वर्णन क्या चल रहा है? 7 तत्व का वर्णन तत्वार सूत्र में किया गया है। तो उनमें उसमें से जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो वहां वो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब जीव है 4 गतियों में, तो नारकी कहाँ रहते हैं वो बताया, अधोलोक में। उसके साथ में देवता भी रहते थे, वो भी बताया। अब मध्य लोक में मनुष्य, तिर्यंच, देव 3 गति के जीव मध्य लोक में रहते हैं। तो कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो उस रचना के आधार पर हमको बता रहे हैं आचार्य देव। तो साथ में रचना भी पता लग रही है और जीवों के रहने का स्थान भी पता लग रहा है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, अब तक क्या पढ़ चुके हैं, ख्याल में है? जम्बू द्वीप में क्या क्या है मुख्य रचनाएं? 6 कुलाचल महापर्वत, 7 क्षेत्र और कुलाचलों पे 6 सरोवर और 14 नदियां उनमें से निकलती हैं। जिसमें से गंगा नदी किस प्रकार से निकलती है वो सारी चर्चा हमने देखी थी। ये नाम सबको याद करने, 6 पर्वतों के, 7 क्षेत्रों के, 14 नदियों के, 6 सरोवर के, ठीक है ना? तो मैं सबसे एक एक से तो नहीं सुन सकती, अपनी ईमानदारी से, अपनी जिम्मेदारी से सबको याद करने ही है। बोलिए सारिका जी, 6 कुलाचलों के नाम है, याद है? मैं मुझे लिख के बोलना। फिर कल याद करके रखिएगा आप, ठीक है? मैं कल ये हफ्ता नहीं कर पाऊंगी मैम, मैं अगले हफ्ते से रेगुलर। हम्म, ये हफ्ता नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट वीक से ठीक रेगुलर। ठीक। बोलिए अलका जी। 6 कुलाचल: हिम्मत, महाहिम्मत, निषद, नील, तिकिंच और नहीं, तिकिंच नहीं, रुक्मी और सिकरी। बढ़िया। बोलिए 6 सरोवरों के नाम बोलिए पुष्पा जी। पुष्पा जी। 6 श्लोक: महापदम, तिंगिच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, महापुंडरिक, नहीं, पहले महापुंडरिक। पुंडरिक। बढ़िया। पदम नहीं है, पद्म। आधा द है। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। इस तरह से 6 सरोवर हैं। 7 क्षेत्र, 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं अनीता जी? भरत, हेमवत, हरि, विधे, रमनक, हिरणवत और इरावत। बढ़िया।
14 नदियां। कोशिश करती हूँ। हम्म। गंगा, गंगा। सिंधु, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताक्षा, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सीतो, सीतोदा, रूपकुला, स्वर्णकुला। ऐसे तो नहीं चलेगा मामला, क्योंकि अच्छा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्रम गड़बड़ है। ललतेज जी याद किया आपने? बोलिए, सुनाइए। गंगा सिंधु, गंगा सिंधु, रोहित रोहितस्य, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला, रुपयाकुला, और रक्ता रकोदा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है। बाकी बढ़िया, ये 14 नदियां हैं। बाकी लोग जो पुराने हैं उनको तो याद ही है, इसलिए मैं उनसे पूछती नहीं हूँ, हाथ तो खड़ा करते हैं वो लोग। मैं देख रही हूँ, जिनको याद नहीं है उन्होंने याद की है या नहीं की। अब जिनको याद नहीं है उनको कर लेना है, ठीक है ना? याद करने हैं ये नाम जरूर से। रजनी जी, मुंबई, याद है आपको? कल सुनती हूँ आपसे फिर नहीं। हाँ, तो ये मुख्य रचनाएं हैं, उसमें से हमने देखा था गंगा नदी किस तरह से निकलती है। बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से वो गंगा नदी निकलती है, और फिर बहती कहाँ है कि भरत क्षेत्र में वो बहती है, और किस तरह से भरत क्षेत्र में बहती हुई फिर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही सीतोदा सिंधु नदी भी हिमवन पर्वत पे पद्म सरोवर के कौन सी दिशा से निकलेगी? पूर्व दिशा से निकलेगी, पश्चिम दिशा से निकलेगी? पश्चिम दिशा से निकलेगी, और फिर वही भरत क्षेत्र से होती हुई वहां से नीचे गिरेगी, भरत क्षेत्र से होती हुई किस दिशा से होती हुई लवण समुद्र में मिलेगी? पूर्व दिशा से कि पश्चिम दिशा से? पश्चिम दिशा से, ठीक है। बिल्कुल सेम वही तरीका, वहां पर वही उसका सिंधु का कुंड बना है, वहां उसी तरह से वहां द्वीप है, द्वीप में महल है, महल में जिन भगवान की प्रतिमा है, वहां उसका अभिषेक करती हुई वो निकलती है। कहाँ से निकलती है? भरत क्षेत्र में। बीच में विजयार्थ पर्वत है, तो विजयार्थ पर्वत में गुफाएं हैं। क्या नाम थे उन गुफाओं के? जो गुफाएं हैं भरत क्षेत्र में। खंड प्रपात और तिमिस्र। खंड प्रपात और तिमिस्र। कौन सी गुफा से कौन सी नदी निकलती है? खंड प्रपात से गंगा निकलेगी और तिमिस्र से सिंधु निकलेगी। बढ़िया। ये दोनों गुफाएं हैं, उन गुफाओं के नीचे से ये दोनों नदियां निकलती हैं। तो पहले थोड़ा नदियों का अपने सूत्र में नदियों के नाम थे, तो एक बार थोड़ा हल्का सा मोटा मोटा अपन 14 नदियां किस तरह से हैं वो देख लेते हैं, फिर समय बचेगा तो आज भरत क्षेत्र की या विजयार्थ पर्वत की रचना अपन कवर कर लेंगे। और इन नदियों की क्योंकि डिटेल में हम तभी समझ पाएंगे, ज्यादा से विदेह क्षेत्र आएगा, सीता सीधुदा, तो विदेह की रचना अपने को जब पढ़ेंगे तो फिर वो नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है अभी वो हम डिटेल में देखेंगे, तो वो चीजें, वो पर्वत, वो जगह अभी अपने को पता नहीं है, तो फिर वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए भी एक रफ आइडिया अपन देख लेते हैं कि ये आपको मैं नक्शे में ही बता देती हूँ। देखिए, ये जम्बूद्वीप का नक्शा है, और ये हमने देखा था पद्म सरोवर से गंगा नदी। अब ये नक्शा है ना, तो थोड़ा उसमें जगह की वो रहती है, तो ऐसे सीधी नीचे निकाल ली हुई दिखाई है, लेकिन हमने बराबर देखा कि वो पहले सीधा चलती है पूर्व दिशा की ओर, और फिर दक्षिण में मुड़ती है। यहाँ थोड़ा सीधा ही मुड़ी हुई दिखाई है वो चित्र के हिसाब से। इसी तरह से यहाँ इधर जा रही है विदिशा में, जबकि ये जाएगी इधर पूर्व दिशा में, क्योंकि चित्र में वो जगह कम रहती है, तो वो अभी इधर बनाए तो वो जगह ही नहीं बच रही है बनाने के लिए,
तो उस तरह से वो चित्र में बनाया गया है। अब है गंगा सिंधु, दो हो गई है नदियां। फिर तीसरी नदी है रोहित और रोहितास्या। तो जो पद्म सरोवर से, अब एक सूत्र और अपन ने देखा था, द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगः। तो जो पहली वाली नदी है वो पूर्व दिशा की तरफ जाएगी, तो रोहित नदी है वो तो पूर्व दिशा में निकलने वाली है। और यहाँ पद्म सरोवर से निकलती है रोहितास्या। ये रोहितास्या नदी पद्म सरोवर के कहाँ से निकलेगी? देखो, ये जो नदियां थी गंगा सिंधु, ये पूर्व से निकल रही है या पश्चिम से निकल रही है, फिर पहले सीधा पर्वत पे चल रही है, फिर दक्षिण की साइड टर्न ले रही है। लेकिन ये जो रोहितास्या नदी है पद्म सरोवर के उत्तर दिशा से, थोड़ा हमको उसको डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए, मुंह से हम बोल सकें किसी को कैसा आ रही है, तो वो हमको शब्द भी समझ आने चाहिए। पद्म सरोवर के उत्तर से निकल रही है सीधा, और पर्वत से फिर सीधा उसी तरह से नीचे सबके वही कुंड बने हैं उनके नामों के, और कुंड में जाकर गिरती है। और फिर यहाँ जो आगे वाला क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र है? आगे क्षेत्रों के नाम पूछे नहीं मैंने। भरत क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र है? बोलिए नीलम भाभी। हेमवत। हेमवत। तो ये रोहितास्या नदी कौन से क्षेत्र में जाके गिरेगी? हेमवत क्षेत्र में ही जाकर नीचे गिरेगी। तो वहां जो हेमवत क्षेत्र है वहां पर ये हेमवत और हरि दोनों की सेम ही रचना है। हेमवत क्षेत्र में ये बीच में गोल गोल से आपको दिख रहा है, ये नाभिगिरी पर्वत कहलाता है। इस पर्वत का नाम है, कॉमन नेम है इन पर्वतों के नाभिगिरी। नाभि का मतलब है सेंटर में, गिरी यानी पर्वत। जो पर्वत सेंटर में है तो उसको नाभिगिरी नाम दिया है। उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे इसका शब्दवान है जो हेमवत क्षेत्र में है, और फिर इसका विजयवान हरि क्षेत्र वाले का। तो नाम अलग अलग है, पर कॉमन रूप से हम नाभिगिरी पर्वत कहेंगे। तो ये नाभिगिरी पर्वत गोलाकार रूप का ये पर्वत है, उसकी भी विशेष चर्चा थोड़ी बहुत जो हम अभी क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या रचना है वो हम देखेंगे। रोहितास्या नदी पद्म सरोवर के उत्तर से निकली, जैसे ये अपन ने यहाँ ये हिमवन पर्वत है और ये पद्म सरोवर यहाँ बनाया था, और इधर से ये गंगा नदी गई थी, इधर से ये सिंधु नदी गई थी। दिख रहा है आपको बोर्ड पे? अब ये रोहितास्या कहाँ से निकलेगी? ये इधर से उत्तर से, यहाँ से निकली, ये सीधी चली और सीधी चली यहाँ कॉर्नर पे आएगी और नीचे क्षेत्र में गिरेगी। इसको कहीं इधर उधर टर्न लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये जो गंगा सिंधु थी ये ऐसे चली थी और ऐसे टर्न लिया था, दिख रहा है? ये ऐसे चली थी और ऐसे इसने टर्न लिया था। लेकिन ये रोहितास्या नदी ये पद्म सरोवर के उत्तर से निकलती है, जितनी दूरी बची है पर्वत की उतनी दूरी पर चलकर, और फिर पर्वत से नीचे हरि क्षेत्र में ये जाकर गिरती है। हरि क्षेत्र में पहुंच रही है तो वहां पर नाभिगिरी पर्वत है। उस नाभिगिरी पर्वत के आधा योजन दूर से ही उसकी हाफ प्रदक्षिणा देती है और फिर वापस पश्चिम दिशा की ओर ये टर्न करती है। देखिए यहाँ से नीचे गिरी और ये नाभिगिरी पर्वत है, इसको आधा योजन उसके पहले से ही इसकी इसे हाफ प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा समझते हैं, पूरा हम भगवान के राउंड लगाते हैं उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, चक्कर फेरी जो भी शब्द कहें। तो इसने ये इतना सा हाफ भी क्या है, क्वार्टर सा ही है, ये इसका इतना सा राउंड लगाया और फिर सीधा लेफ्ट में यानी कि पश्चिम दिशा की ओर टर्न करके और सीधी जाती हुई यहाँ उसके लिए गुफा बनी हुई है, एक दरवाजा है, गुफा है, और सीधी जाके लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो रोहित नदी है वो महापद्म सरोवर के दक्षिण से, अब ये कहाँ से निकल रही है, इसके दक्षिण से निकलती हुई उसी तरह से हेमवत क्षेत्र में गिरती है और इस नाभिगिरी पर्वत की अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई पूर्व दिशा की ओर जाकर लवण समुद्र में मिल जाती है। फिर इस महापद्म सरोवर से दूसरी नदी जो निकलेगी वो हरिकांता, हरिकांता, ये दो नदियों का जोड़ा है। तो जो हरिकांता है वो महापद्म सरोवर के उत्तर से निकलकर नाभिगिरी पर्वत के आधा योजन पहले से उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई और पश्चिम दिशा की ओर लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। जो हरित नदी है वो तिगिच्छ सरोवर के दक्षिण से निकलकर
हरी क्षेत्र में पहुंचती है और फिर नाभिगिरी पर्वत की आधा योजन दूर से उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। बोलिए। मैम इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो सिंधु और जो गंगा सिंधु नदी है वो एक पूरब और एक पश्चिम से निकल रही है, और जो भी नदियां हैं फिर आगे आगे की जो पश्चिम में गिर रही है वो उत्तर से ही निकल रही है हाँ और दक्षिण से निकल रही है, मतलब पूरब और उत्तर से निकल रही है वो नदियां, हाँ, वो सरोवरों आगे में की नदियां। उत्तर दक्षिण से निकल रही हैं। आगे वाली जो नदियां हैं, एक उत्तर हाँ से निकल रही है, एक दक्षिण से निकल रही है। बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह से ये गंगा सिंधु दो नदियां भरत क्षेत्र में, और रोहित रोहितास्या ये हेमवत क्षेत्र में, हरित हरिकांता ये हरि क्षेत्र में। इस तरह से 3 नदियां हुई। अब है सीता सीतोदा जो विदेह क्षेत्र में गिरती हैं। तो उनमें से सीता नदी केसरी सरोवर से निकलती है और सीतोदा नदी तिगिच्छ सरोवर से निकलती है। तो तिगिच्छ सरोवर के उत्तर से, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है नक्शे में, नीचे वाला दक्षिण कहलाता है, ये नियम आपको पता ही है। तो इसके उत्तर से निकलती भी उसी तरह से विदेह, ये अब ये क्या विदेह क्षेत्र का अपन रचना पढ़ेंगे तब वो समझेंगे। ये देवकुरु एरिया है, विदेह क्षेत्र थोड़ा इधर से स्टार्ट होता है, तो ये देवकुरु में नीचे गिरती है और फिर उसी तरह से चलती हुई भद्रसाल वन में पहुंचती है और सुमेरु पर्वत को आधा योजन छोड़ के उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती हुई लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसकी थोड़ी ये भी कहा, इसके बीच में भी ये पर्वत आएंगे, ये गुफाओं से निकलेगी। तो जब अपन ये वाले एरिया की चर्चा करेंगे थोड़ी डिटेल में, उत्तर कुरु, देवकुरु, सुमेरु पर्वत और विदेह क्षेत्र, तब इस नदी को वापस से अपन देखेंगे। इसी तरह से सीता नदी केसरी सरोवर से निकलती है और उत्तर कुरु भोगभूमि में पहुंचती है, फिर वहां से चलती हुई सुमेरु पर्वत के आधा योजन पहले से उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देती है और ये गजदंत पर्वत के नीचे की गुफा, वहां से गुफा में से निकल के भद्रसाल वन में होती हुई और विदेह क्षेत्र के बीच में से निकलती हुई लवण समुद्र में पूर्व दिशा की ओर गिरती है। फिर इसके बाद में है रम्य क्षेत्र में नारी और नरकांता नाम की नदियां हैं। तो नरकांता नदी इसी केसरी सरोवर से उसके उत्तर से निकलती है, नहीं सॉरी, दक्षिणी कहेंगे ना इसको, हाँ, इसके दक्षिण से निकलती है और फिर ये जो नाभिगिरी पर्वत है गंधवान नाम का, उसके अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई और पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी तरह से सेम नारी नदी वो महापुंडरीक सरोवर के दक्षिण से निकलती हुई और पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में मिल जाती है। फिर रूप्यकुला नदी महापुंडरीक सरोवर के उत्तर से निकलकर और लवण समुद्र में पश्चिम दिशा की ओर जाके मिल जाती है। और स्वर्णकुला नदी पुंडरीक सरोवर के दक्षिण से निकलकर और नाभिगिरी पर्वत के आधा योजन दूर से उसकी प्रदक्षिणा देती हुई पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। अब ये जो पुंडरीक सरोवर है अंतिम सरोवर है, इससे 3 नदियां निकल रही हैं, जैसे पद्म सरोवर से 3 नदियां निकल रही थी। तो ये स्वर्णकुला नदी उत्तर दिशा की ओर से निकली है, नहीं दक्षिण दिशा की ओर से निकली है। और अब इसमें रक्ता और रक्तोदा ये 2 नदियां हैं, वो पूर्व और पश्चिम दिशा से निकलेंगी। तो रक्ता नदी है, ये पूर्व दिशा से उसी तरह से जैसे गंगा नदी निकली थी, वही 500 योजन आगे पर्वत पर सीधी चलती है, फिर टर्न लेती है, फिर नीचे जो ऐरावत क्षेत्र का मलेच्छखंड है वहां उसी तरह से कुंड में और प्रतिमा के ऊपर उसी तरह से गिरती हुई, यहाँ पर भी बीच में विजयाट पर्वत है, उस विजयाट पर्वत की गुफा से होती हुई और ये पूर्व दिशा की ओर लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। रक्तोदा नदी इसके पश्चिम से निकलती है पुंडरीक सरोवर के और उसी तरह से पर्वत पर पहले पश्चिम में चलती है, फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर और फिर पश्चिम दिशा से होती हुई लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। विजयाट की जो वही तिमिस्र और खंड प्रपात नाम की गुफाएं हैं, उन गुफाओं से निकलती हुई और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से ये मोटा मोटा सा आइडिया अपन ने देखा है, इस तरह से 14 नदियां निकलती हैं। बीच बीच में जैसे गंगा और सिंधु अब लवण समुद्र में जाके मिल रही है, तो अकेली नहीं मिल रही है, 14,000 सहायक नदियों के साथ जाके मिल रही हैं।
तो वो नदियों की संख्या आगे आगे दुगनी हो रही है, रोहित रोहिता से 28,000 नदियों के साथ में। तो बीच बीच में वो नदियां उनमें मिलती जाती हैं। आगे आगे ये संख्याएं सीता सिदोदा तक ये जो सहायक नदियों की संख्याएं हैं वो डबल डबल होती जाएंगी, उसके बाद में वापस हाफ हाफ होती जाएंगी। वो सारी उसी तरह से रचना बराबर रहेगी। ये सारी यहाँ अपन ने देखी है। अब जो भरत क्षेत्र की रचना है उसको अपन देख लेते हैं विशेष रूप से। मैम जैसे कि अगर हर क्षेत्र सरोवर से निकलने वाली दो दो नदियां अलग अलग क्षेत्रों में गिरती है ना, जैसे एक इस क्षेत्र में एक आगे वाले क्षेत्र में। हाँ, एक सरोवर से निकल रही है, एक गंगा सिंधु है, वो वो उसी क्षेत्र में सरोवर गिर से रही निकल है। के उसी क्षेत्र में गिर रही है, लेकिन जो आगे रोहितास्या है वो समझ लो आगे वाले क्षेत्र में गिर रही है। तो एक सरोवर से जो आगे आगे जो एक सरोवर से दो नदियां निकल रही हैं, उनमें से एक इस क्षेत्र में गिर रही है, एक उस एक उस क्षेत्र में गिर क्षेत्र रही में है। बिल्कुल ऐसा ही। दीदी इतनी नदियां गिर रही हैं तो फिर जैसे ये हिमवन से गिर रही हैं तो हिमवन में फिर पानी कहाँ से, वहां पे जल कहाँ से आता है? वही मतलब तो मैंने ऐसा कुछ। पूछा था, हिमवन में से पद्म सरोवर से निकल रही है, पूरे पर्वत में से नहीं, पद्म सरोवर में। वो कहाँ से आता है? अनादि निधन है, अकृत्रिम रचना है, तो उसमें वहां जल कभी पानी अनादि कम नहीं काल होता? से है। वहां कहीं बारिश नहीं होती कि बारिश से भर जाता होगा। हाँ वही। अनादि काल से उसमें पानी है, और अनादि काल से लेके अनंत काल तक उसमें से पानी निकलता रहेगा, तो भी कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी ये रचना है, ये इसकी अकृत्रिमता है। ये मैंने आपको कहा था, द्रव्य में से पर्याय निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, आती जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे वहां पद्म सरोवर में से गंगा सिंधु रोहितास्या तीन तीन निकल रही है। सबसे छोटा है साइज में सरोवर, साइज में सबसे छोटा है, और तीन तीन नदियां निकल रही हैं। और कब से निकल रही है, कब तक निकलती रहेंगी? अनादि अनंत निकलती जा रही है, तो भी कभी कमी आने वाली नहीं है, खत्म होने वाला नहीं। और लवण समुद्र में जा रही हैं तो वहां भी कुछ नहीं कि इतनी सारी नदियां वहां मिल रही हैं। हाँ, वहां इतनी नदियां मिले जा रही है, तो वहां कोई बाढ़ बाढ़ आ जाए समुद्र में, कोई सी सुनामी उनामी आ जाए, ऐसा नहीं। बोलिए बोलिए। मैम पद्म सरोवर से गंगा और सिंधु दो नदियां निकल रही है, फिर अपन महापद्म सरोवर पे जाएंगे तो उससे रोहितास निकलेगी ना, रोहितास नहीं, से। पद्म सरोवर से ही रोहितास्या, आपको ऐसा लिखना है। कि थोड़ा जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जिनके पास कुछ भी नोट्स नहीं है, तो थोड़े आपको नोट्स बना के रखने चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, ऐसा पद्म सरोवर लिखिए, फिर कौन कौन सी नदियां निकल रही है उससे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा भी लिख सकते हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं बना दी। फिर पद्म सरोवर से पूर्व में गंगा, पश्चिम में सिंधु, और उत्तर में रोहितास्या। फिर महापद्म में पूर्व पश्चिम है नहीं, उत्तर दक्षिण बचेगा, तो जो जो नदियों के नाम है, इस तरह से थोड़ा क्लियर हो जाती है बात कि खुद अपन लिखते हैं तो ऐसा करके। या फिर नदियों के नाम लिख लें, फिर उसमें ऐसा करके, जैसे गंगा लिखा, सिंधु लिखा, अब ये कौन से सरोवर से निकल रही हैं, तो इसको पद्म कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको समझ में आए, उस तरह से आप उसको चार्ट टाइप से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिर गंगा हाँ सिंधु पद्म से, और फिर हाँ साथ में रोहितास्या, हाँ। रोहितास्या ये भी पद्म से, ऐसा करके जिस भी तरह से आपको समझ में आए, ऐसा करके कुछ चार्ट बना सकते हैं। एक बार थोड़ा सा बोर्ड में ड्रॉ करके बताइए ना, एक तो सरोवर है और एक नाभीगिरी पर्वत है क्षेत्र पर, हाँ, बता। तो वो कहाँ से कैसे जा रही है, आधी मतलब आधा प्रदक्षिणा दूरी में, थोड़ा सा मैम क्लियर हो जाए। हाँ, बोलिए। मैम जो पश्चिम की साइड जो नदियां गिर रही है वो मतलब उत्तर की साइड से ही जा रही है, और जो पूरब की साइड जो नदियां गिर रही है वो दक्षिण से ही आ रही है। ये लॉजिक हो गया एक। हाँ, मतलब एक नियम अपने को याद रखने के लिए वो, ठीक है। देखिए, ये थोड़ा मैं सेंटर में नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ऊपर बना रही हूँ। ये सुमेरु पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र है,
हिमवन, महाहिमवन, ये निषद पर्वत, ये महाहिमवन और ये मैम हिमवन। गोल मत करिए, चाहे सीधा ही करके बता दीजिए। देखिए ये हिमवन पर्वत है, हाँ। ये पद्म सरोवर है यहाँ पर, ठीक है। इस हम्म, पद्म सरोवर से गंगा नदी ऐसे निकली थी और ये इस तरह से चली गई थी, सिंधु नदी निकली थी और ये इस तरह से निकल गई थी। अब ये जो यहाँ है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं इसी को। ये समझ लीजिए यहाँ पर है नाभिगिरी। तो ये पद्म सरोवर से, ये पद्म सरोवर है, यहाँ से ये नदी इस तरह से निकली, ठीक है। ये पर्वत यहाँ खत्म हो गया, हिमवन पर्वत। ये यहाँ से निकलेगी उत्तर की तरफ से, और ये यहाँ क्षेत्र में नीचे गिरी। अब ये यहाँ नाभिगिरी पर्वत है, तो इसके पूरे टच नहीं करेगी पर्वत को, पर्वत तक नहीं पहुंचेगी। पर्वत पे पहुंचने के आधा योजन पहले से ही ये लेफ्ट में यानी पश्चिम दिशा में टर्न कर लेगी। पश्चिम दिशा में टर्न कर लिया, और पश्चिम दिशा में टर्न जब तक मतलब इधर टर्न किया, और जैसे ही पश्चिम के सन्मुख हुई तो फिर सीधी जाती है, और सीधी जाकर पश्चिम दिशा में लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ ये सरोवर है महापद्म। महापद्म से ये रोहित नदी निकली और इसी तरह से क्षेत्र में आई, और यहाँ आकर आधा योजन पहले से ही इसकी ये अर्ध प्रदक्षिणा दी और पूर्व दिशा में जाती हुई और फिर सीधी लवण समुद्र में जाके मिल गई, ठीक है। इसी तरह से आगे वाली भी वो यहाँ से मतलब यहाँ से निकलेगी और इधर से टर्न लेगी, इधर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, इधर से टर्न लेगी, इधर जाएगी। मतलब रोहित और रोहितास्या जो हम जोड़े में पढ़ रहे हैं, वैसी एक ही क्षेत्र में है, लेकिन एक नीचे वाले सरोवर से आ रही है, एक ऊपर वाले सरोवर से आ रही सरोवर अलग अलग है। जो जोड़े सरोवर वाली अलग। नदियां हम कह रहे हैं, वो जोड़ा क्षेत्र की अपेक्षा से जोड़ा बना है, पर उनका सरोवर की अपेक्षा से जोड़ा नहीं है। एक दूसरे सरोवर से निकल रही है, एक दूसरे सरोवर से निकल रही है, 14 नदियों में। बस एक गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा है जो सेम सरोवर से निकल रही है। बाकी नदियां हैं वो एक अलग सरोवर से निकल रही है, एक अलग सरोवर से निकल रही है, ठीक है। गंगा सिंधु अपने से निकलने के बाद पे जाके और वहां पड़े हुए उससे जिन प्रतिमा का अभिषेक कर दी जाती है क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए, क्लियर नहीं आ रही आवाज। मतलब जैसे गंगा सिंधु जो है वो अपने उद्गम से निकल के और फिर वहाँ जो पर्वत बना है उस पर जो जिनालय है उस पर अभिषेक करती हुई जाती है, ऐसी क्या इनका भी होता है क्या बाकी नदियों का? इनका ऐसा देखने में नहीं आया, और मैं देखूंगी कहीं डिटेल में अगर ऐसा है कि वहां पर भी इस तरह से कोई। हाँ, क्योंकि जो है ना अपन जब कोई कार्यक्रम करते तो जल शुद्धि करते तो उसमें सरोवरों के और नदियों के नाम लेके जो है वो शुद्धि करते, तो नहीं मतलब नहीं, इनकी सेम ही शुद्धिता। है, सब में ही वो हाँ वो उसी जरूर तरह होगा। से जिन प्रतिमा पर अभिषेक करती थी कीर्ति, सभी सरोवरों से सेम ही है। मतलब सारी नदियों की, जो गंगा सिंधु नदी के गिरने की जो स्टाइल बताई है, वही नीचे कुंड होगा। पर्वत से जब भी नदी नीचे गिरेगी, नीचे कुंड होगा, और कुंडों की जो गहराई और जो साइज है वो भी वही डबल डबल होता जा रहा है। कुंड के अंदर जो टापू है वो भी डबल साइज का हो रहा है, फिर टापू के ऊपर पर्वत है वो भी डबल साइज का हो रहा है, फिर महल है। ये तो एक बार ख्याल में आ गया ना। कुंड है, कुंड में बीच में टापू है, टापू के ऊपर पर्वत है, पर्वत के ऊपर महल है, महल के ऊपर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। वहां पर वो नदी आकर गिरती है। सारी ही 14 नदियों में सेम स्टाइल है, वही स्टाइल। बोलिए उसका। गंगा गंगा और सिंधु नदियां जो निकलती वो फिर नाभिगिरी की परिक्रमा नहीं करती। नहीं, वो नाभिगिरी की परिक्रमा, वहां नाभिगिरी नहीं है, वहां विजयार्थ पर्वत इस तरह से पूर्व पश्चिम फैला हुआ, और ये नाभिगिरी पर्वत है गोलाकार रूप से, तो इसलिए गोलाकार की प्रदक्षिणा दे सकते हैं, पूर्व पश्चिम वाले की तो दे नहीं सकते, उसके नीचे से निकलती। अभी ये पर्वत आ रहे हैं अनेक प्रकार के, आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर अपन ये छाटेंगे कि कितने पर्वत, मैंने पहले भी शायद कहा था
कितने पर्वत पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं, कितने गोलाकार हैं, कितने चूड़ी के आकार के हैं, कितने उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं, वो सब आपको छांटने पड़ेंगे। वो होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो अभी से ध्यान रख लीजिए, देखते जाइए मतलब माइंड में, और चाहे फिर बाद में मेहनत एक साथ करनी पड़ेगी जैसा आपको सही लगे, लेकिन ये अपने दिमाग में रखना है कि ये हमको देखना है बाद में जाके, जब पूरा हो जाएगा सारी रचनाएं, तो सब में से अपने को ये देखना है। अलग अलग तरह के पर्वत हैं, तो एक तो ये गोलाकार इस तरह के पर्वत हैं, कुछ चूड़ी जैसे पर्वत आएंगे, ये पूर्व पश्चिम फैला हुआ विजार्ड पर्वत। तो ये आगे के क्षेत्रों में जो नदियां बहती है उसकी अपन ने देखी। अब थोड़ा भरत क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा सा तो आपको बताया था कि भरत क्षेत्र है, उसका जो रचना है वो किस तरह से है कि भरत क्षेत्र धनुष के आकार का है। आकार कैसा है, तो आचार्य ने आकृतियां भी लिखी हैं, जैसे जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, फिर लवण समुद्र चूड़ी के आकार का है, आगे वाले द्वीप समुद्र चूड़ी के आकार के हैं। ऐसे ही भरत क्षेत्र वो किस आकार का है, गंगा नदी गिरती है तो उसका भी आकार लिखा था ना, वो काहला के आकार की होती हुई वाद्य यंत्र का नाम दिया था। तो सब आकार के आधार पे, मतलब आचार्य कितना उसको चित्रित करके कि हमको समझ में आ जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। भरत क्षेत्र धनुष के आकार का है। धनुष कैसा होता है कि एक तो उसमें सीधा होता है, डोरी जो होती है वो सीधी होती है, और नीचे से फिर वो कर्व होता है। तो भरत क्षेत्र ऐसा ही है, नीचे वो लवण समुद्र के एंड में है एकदम, तो लवण समुद्र वाला कर्व है, और फिर ऊपर उसकी सीधी उसको जीवा करके बोलते हैं, वो सीधा है। इस तरह का वो भरत क्षेत्र का आकार है। तो इस धनुषाकार भरत क्षेत्र में एक्चुअल आकार इसका ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, मतलब बहुत ऐसा नहीं, लेकिन अब अपने को इसमें समझ नहीं आता है कुछ भी रचना है इसमें, इसलिए हम उसको थोड़ा गहरा करके बनाते हैं। तो ये ऐसा हम डी जैसा थोड़ा ऐसा बना देते हैं। ये भरत क्षेत्र है, ये इसमें हिमवन पर्वत है, और ये पद्म सरोवर से ये गंगा नदी इस तरह से निकल के गई है, ये सिंधु नदी इस तरह से निकल के गई है, और बीच में यहाँ पर एक विजयार्ध पर्वत है। तो ये भरत क्षेत्र की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको चौड़ाई कहो, ये है 526 सही 6/19 योजन। ये हमने देखा था, सूत्र हमने पढ़े भी थे, अब ये आगे वापस पढ़ेंगे। ये 526 सही 6/19 योजन, और ये कैसे है वो भी सूत्र आ गया है, ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा अभी आगे जो सूत्र आएगा तभी अपन कर लेंगे कि जम्बूद्वीप पूरा 1,00,000 योजन का है, और जम्बूद्वीप का 190वां भाग वो भरत क्षेत्र है। तो 1,00,000 को 190 से डिवाइड कर दो तो ये उसका आ जाता है। तो अब ये जो भरत क्षेत्र में दो नदियां और एक पर्वत, इसके निकलने से ये भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया है। ये पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया है, जिसमें से 5 तो होते हैं म्लेच्छखंड और एक होता है आर्यखंड। ये उस दिन भी मैंने बताया था पहले। तो ये 5 म्लेच्छखंड है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 म्लेच्छखंड है। और ये जो बीच वाला है दक्षिण, विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में बीच वाला पार्ट, वो आर्यखंड कहलाता है। लोकेशन कैसे बताएंगे, बीच वाला किसके बीच वाला, कि विजयार्ध पर्वत के दक्षिण वाली साइड, विजयार्ध पर्वत के उत्तर साइड भी बीच वाला है लेकिन वो म्लेच्छखंड है। विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में जो बीच का पार्ट है वो आर्यखंड कहलाता है, और आर्यखंड का क्षेत्रफल 238 लगभग, उसमें भी वो है बटा लगभग 238 योजन उस आर्यखंड का क्षेत्रफल है। तो वो ये इसी तरह से उत्तर दक्षिण विस्तार 238 सही 3/19 योजन। आर्यखंड का उत्तर दक्षिण विस्तार, आर्यखंड का उत्तर दक्षिण विस्तार 238 सही 3/19 योजन, ये आर्यखंड का है। हमारी जो दुनिया है, हम कहाँ रहते हैं, हम इस आर्यखंड में रहते हैं। तो ये आर्यखंड इतना बड़ा है 238, ये योजन कौन सा लगाना है, प्रमाण योजन, बड़ा वाला योजन, ठीक है। तो ये आर्यखंड इतना बड़ा है, और हमारी दुनिया इस आर्यखंड में कितनी सी है,
ये जो वर्तमान का विश्व दिखता है, जो ग्लोब दिखाया जाता है, जो मैप दिखाया जाता है, ये है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रही है कि दुनिया? ये डॉट मैंने लगाया है ना, इतनी सी दुनिया है, इतना सा एरिया है कुल मिला के विश्व। आप गूगल पे सर्च करेंगे कि वर्तमान जो उपलब्ध दुनिया है उसका किलोमीटर्स कितने हैं, इतनी सी दुनिया है। थोड़ा मैं दिखने के लिए बड़ा कर देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। इतने सा हमारा दुनिया है। इसके अलावा आर्यखंड बहुत बड़ा है, और उसके अलावा भी ये भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। चक्रवर्ती इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। जो अर्ध चक्रवर्ती नारायण और प्रति नारायण होते हैं, वो दक्षिण साइड के 3 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं, 2 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। और चक्रवर्ती है वो 6 खंडों पर, उसका 6 खंडों का राजा वो होता है। अब इसमें से ये तो लगभग है। विजयार्थ पर्वत की रचना अपन देख लेते हैं, अपने पास 10-15 मिनट है। तो ये विजयार्थ पर्वत किस तरह से है, देखिए। विजयार्थ पर्वत की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई है 50 योजन। चौड़ाई का मतलब है जमीन पर विस्तार, जमीन पर कितना फैला हुआ है, 50 इसका योजन। हाँ इसका बोलिए। मतलब अर्ध चक्रवर्ती विजयाट पर्वत के पार नहीं जा सकता? नहीं, नहीं जाता। चक्रवर्ती ही जाता है सिर्फ? चक्रवर्ती ही जाता है, वो जो गुफा खोलकर उसको विजय करने के लिए जाता है, वो चक्रवर्ती जाता है। विजयार्थ पर्वत का जो विस्तार, विस्तार मतलब चौड़ाई, चौड़ाई ये तो है लंबाई, है ना। और ये ऐसे कितना है, ये है इसकी चौड़ाई। और हाइट कितनी होगी वो देखेंगे। 3 चीजें हैं। ये तो है लंबाई, तो लंबाई तो जितना भरत क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का जितना भरत क्षेत्र है वो लंबाई है, ठीक है। अभी हम चौड़ाई देख रहे हैं कि ये ऐसे कितना फैला है, तो ऐसे है 50 योजन। 50 योजन की इसकी चौड़ाई है, और हाइट है 25 योजन। हाइट है कम, चौड़ाई है ज्यादा। 25 योजन की हाइट है, और उत्तर दक्षिण इसका विस्तार 50 योजन है। आप दिशा भी लिखिए तो थोड़ा अच्छे से समझ में रहता है दिशा से। उत्तर दक्षिण विस्तार, तो उत्तर दक्षिण ऐसा होगा। उत्तर दक्षिण विस्तार ब्रैकेट में चौड़ाई वो 50 योजन है, और ऊंचाई, ऊंचाई तो समझ में आती है, ऊपर की तरफ उसकी हाइट वो 25 योजन है। अब इसकी रचना कैसी है कि इसकी जो हाइट है, अभी हाइट और ये 2 चीजें अपने को याद रखनी है। मतलब कितना है, 50 योजन की चौड़ाई है और 25 योजन की हाइट है। तो ऊपर चले, इस पे ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर चलेंगे कि 10 योजन ऊपर चले। 25 योजन है, 25 में से हम 10 योजन ऊपर गए, तो 10 योजन ऊपर गए तो जो 50 योजन की चौड़ाई थी, उस 50 योजन की चौड़ाई में से 10 योजन इधर से, 10 योजन इधर से, वो कट गया है। कट गया है समझते? जैसे आप लोगों ने वो देखी है, भगवान की वेदी होती है समौशरण वाली, नीचे गोल बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर छोटा गोल होता है, फिर उसके ऊपर और छोटा होता है। कहीं झंडा वगैरह वाला, मतलब जहाँ झंडारोहण होता है उसके भी वो बनाते हैं, तो 3 इस तरह का गोलाकार बनाते हैं, उसको 3 कटनी बोलते हैं। तो नीचे वाला बहुत बड़ा है। अब वो नीचे वाला बड़ा है, और इतना ऊपर अपन चले तो ऊपर वाला वो चारों तरफ से ऐसे कट के छोटा हो गया है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही ये विजयार्थ पर्वत गोलाकार नहीं है, लंबा है। आप थोड़ा सा देखिए, भी मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, लेकिन चित्र दिखाने से पहले मैं ये चाहती हूँ आप खुद अपने माइंड में उसको कल्पना करें, ड्रॉ करें कैसा होगा। फिर मैं चित्र तो आपको दिखा दूंगी, समझ में आ जाएगा। ऐसा विजयार्थ पर्वत है ये, पूर्व पश्चिम फैला हुआ, ठीक है। ऐसी उसकी हाइट है, ऐसी उसकी हाइट है। अब इधर दक्षिण में है, उत्तर में है ना। इधर से तो बंद है, इधर से तो लवण समुद्र है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सोच पा रहे? पूर्व पश्चिम में तो लवण समुद्र है ना, पूर्व पश्चिम में तो लवण समुद्र, इधर तो पैक है। अभी उस पर चढ़ना है अपने को, तो कहाँ से चढ़ सकेंगे? या तो यहाँ दक्षिण से या इधर
उत्तर से, इधर से ही चढ़ सकेंगे। तो एक व्यक्ति चढ़ रहा है उत्तर से, एक व्यक्ति चढ़ रहा है उत्तर से, एक दक्षिण से। तो 10 योजन पहुंचे। 10 योजन पहुंचने के बाद इधर वाले ने भी उसको चौड़ाई में 10 योजन काट दिया पर्वत को, और उधर वाले ने भी, उत्तर वाले ने भी 10 योजन काट दिया। तो एक उस जगह बन गई वहां पर 10-10 योजन की। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। वो जगह बन गई। तो अपनी चौड़ाई 50 योजन की थी, तो अब कितनी रह गई? 10 योजन इधर से कम हो गया, 10 योजन इधर से कम हो गया, 30 योजन की चौड़ाई रह गई। और हाइट अपनी 25 थी, उसमें से अपन 10 योजन ऊपर आ चुके हैं। अब ये जहां से कट कर दिया, जहां से कट कर दिया, ये 10 योजन यहाँ से किया, यहाँ से किया। अब ये क्या, मैं चित्र आपको ऐसे बना पाऊंगी, ये तो है ऐसे, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा कि ये 10 योजन ऊपर गए, है ना, ये पूरा था जमीन पे, 10 योजन ऊपर गए, और ये 10 योजन इधर कट किया, 10 योजन इधर कट किया। ठीक है। अब यहाँ जहां से कट किया, यहाँ से फिर से 10 योजन ऊपर जाना है, फिर से 10 योजन ऊपर जाना है, और फिर क्या करना है, फिर 10 योजन इधर कट करना है, 10 योजन इधर कट करना है। तो ये 50 थी, 10 यहाँ कम हुई, 10 यहाँ कम हुई, तो ये कितनी रह गई? 30। और फिर 10 यहाँ कम हुई, 10 यहाँ कम हुई, तो कितनी रह गई ऊपर जाके? अब 10 योजन की चौड़ाई। ठीक है। और अब ऊपर कितना बचा है? अब ये चित्र दोबारा से थोड़ा, 10 योजन ऊपर गए, 10 योजन इधर इधर कट किया, फिर 10 योजन ऊपर गए, फिर 10 योजन इधर इधर कट किया। कितनी बची अब ऊपर जाने को अपने को जगह? ये 10 योजन, ये 10 योजन। टोटल हाइट कितनी थी अपने पास? 25 योजन। तो ऊपर जाने के लिए कितना बचा है अब? 5 योजन। ठीक है। ये 5 योजन पहुंचे, तो ये इसकी टॉप आ गया। ये तो 25 योजन की हाइट पूरी हो गई। किस किस को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, काफी लोगों को नहीं आ रहा है। देखो, ये हाइट है 25 योजन की। ठीक है। टोटल हाइट 25 योजन की है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रही थी। आप खुद एज्यूम करो कि 25 योजन की हाइट पर एक पर्वत है, तो अपने को जाना, कोई भी पर्वत जो भी आपके शहर में हो, यहाँ चुलगिरी है और भी, उसको आप सोचो कि वो पर्वत है ऐसे चौड़ा, उसमें ऊपर चढ़े, 10 योजन जाने के बाद में हमने उसमें जगह बनाई कॉलोनी बनाने के लिए, रहने के लिए। तो उसको काटेंगे ना पर्वत को, ऐसा, तो ऐसा उसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है। ये 10 योजन ऊपर गए, पर्वत को यहाँ से कट कर दिया। ये टोटल थी 50 योजन की। तो 10 योजन यहाँ से कम कर दिया, 10 योजन यहाँ से कम कर दिया। तो अब ये जो चौड़ाई बची है, ये कितनी बची है? ये 30 योजन की बची है। फिर वापस 10 योजन ऊपर गए, ये जगह बन गई है, यहाँ पर अब यहाँ रह सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, ये जगह बन गई है। फिर 10 योजन ऊपर गए, फिर 10 योजन कम कर दिया दोनों साइड से, यहाँ फिर जगह बच गई है। और अब ये चौड़ाई कितनी रह गई है? कि ये चौड़ाई रह गई है 10 योजन की। और फिर 5 योजन ऊपर जाएंगे, तो ये 10 योजन की चौड़ाई है। और ये मैं आपको अब वैसा चित्र दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो चौड़ा है वो देखिए पहले। ये भरत क्षेत्र में इस तरह से विजयाट पर्वत है। ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये भरत क्षेत्र का दक्षिण का, विजयाट पर्वत के दक्षिण का एरिया है। दिखाई दे रहा है? अभी प्रश्न बाद में करिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन, थोड़ा सा गर्दन वर्दन हिलाते रहे हैं तो आप, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये है भरत क्षेत्र का जो नीचे का विजयात पर्वत के नीचे जो आर्यखंड और मलेच्छखंड वाला एरिया है। नदियां वदियां यहाँ नहीं दिखाई हैं, ये वो एरिया है। ये विजयाट पर्वत इस तरह से है, ये विजयाट पर्वत है। तो ये टोटल इसकी हाइट है 25 योजन की। और आप देख रहे हैं चौड़ा ज्यादा दिख रहा है, ये इतना चौड़ा है। और क्योंकि चौड़ाई 50 योजन है, हाइट 25 योजन है, ये इसकी चौड़ाई है इधर 50 योजन की। ये इस तरफ लिखा हुआ है, आप देखिए 50 योजन चौड़ा है। अब यहाँ से हम भरत क्षेत्र से इधर से
चढ़े, इधर तो लवण समुद्र है, जा नहीं सकते, यहाँ से ऊपर चढ़े 10 योजन। 10 योजन चढ़ने पर ये जितनी इसकी टोटल चढ़ाई थी उसमें से हमने अपने यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जगह बना ली, उसको 10 योजन अंदर की तरफ कट किया। तो ये 10 योजन अंदर गया और उधर से भी इस तरफ से भी ये 10 योजन कट किया। और अब वापस फिर ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि हाइट तो टोटल 25 योजन की है। तो फिर ये 10 योजन और ऊपर गए, तो 10 योजन और ऊपर जाने पर फिर से इसको अंदर की तरफ हमने एक मंजिल इसमें और बनाई ऐसा। तो 10 योजन अंदर की तरफ चौड़ाई में इधर से कट किया और उस तरफ से भी कट किया, और फिर बाकी 5 योजन की हाइट बची और चौड़ाई जो बची है वो 10 योजन की। तो टॉप पर पहुंचकर 10 योजन की चौड़ाई उस विजयार्थ पर्वत की है, ऊंचाई तो पूरी 25 योजन है ही है। इस तरह से ये सीढ़ियां नुमा, जिससे हम कह सकते हैं सीढ़ी सीढ़ी जैसा दिख रहा है आपको, सीढ़ियां बन गई हैं, या कहीं वो होते हैं अपने ऑडिटोरियम वगैरह, ओपन थिएटर वगैरह, वहां इस तरह से बैठने के लिए ऐसी बनी होती है। इस तरह का ये विजयार्थ पर्वत है। ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इसको अगर इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। 50 योजन चौड़ा है, 25 योजन टोटल ऊंचाई है, और जितनी ऊंचाई होती है उसकी 1/4 नींव होती है, तो 6.25 योजन की यहाँ नींव बताई गई है। और 10 योजन की ऊंचाई पर जाकर फिर 10 योजन इधर से कम हुआ, फिर 10 योजन की ऊंचाई पर जाकर 10 योजन कम हुआ, और फिर 5 योजन की ऊंचाई पर जाकर 10 योजन की इसकी चौड़ाई बची है। इस तरह से ये विजयार्थ पर्वत की रचना है। अभी केवल रचना है ये, अब यहाँ कौन रहता है कौन नहीं रहता है अभी भी नहीं समझ आया। आया समझ कि नहीं आया? कुछ लोगों को अभी भी नहीं आया है, फिर से कल अपन देखेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम जो चौड़ाई है वो तो 25 योजन की रहेगी ना? चौड़ाई 25 योजन नहीं, चौड़ाई तो ऊंचाई है 25 योजन, वो 25 ही रहेगी ऊंचाई। चौड़ाई पहले 50 थी, जमीन देखो ये पर्वत का आकार कैसा है, हिमवन आदि पर्वत कैसे थे, ऊपर ही मूले चतुल्य विस्तारा, ऊपर से नीचे तक एक से थे। और अपन ने कोई पर्वत देखे वो कैसे थे, नीचे से चौड़े और ऊपर से जाते हुए सकड़े हो गए, ऐसे पर्वत है। पर ये कैसा पर्वत है, नीचे से चौड़ा है 50 योजन, ऊपर से जाके 10 योजन ही चौड़ा बच रहा है, लेकिन ऐसे तिरछा ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसा स्टेप वाला सीढ़ी नुमा पर्वत है। इसमें स्टेप्स बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर विद्याधर और व्यंतर देव यहाँ रहते हैं, उनके रहने की इन पर्वतों पर जगह है। इसलिए ये ना तो ऐसा सीधा ट्रायंगुलर वाला ऐसा पर्वत है, ना ये एकदम आयताकार है, सीढ़ी के आकार का ये पर्वत है। इसका आकार भी पूर्व पश्चिम विस्तार है और आकार अलग तरह का है, वो यहाँ बताया गया। ऊपर 10 योजन की खाली चौड़ाई रहेगी और 25 योजन की लंबाई हो गई है। हाँ, हाइट तो 25 ही योजन रहेगी, हाइट तो कम है नहीं, हाइट तो 25 योजन है, वो 10-10 योजन तो अपन ये बता रहे हैं कि कितने योजन पर जाकर कितना योजन वो कम हुआ है, वो बताया और इसका गया। वैसे नहीं कि मोटाई और कुछ नहीं इसका दिखाया क्या? खुद ही है, कल लेते हैं पॉइंट्स में वो उसके एक तरफ अलग आएगी दूसरी तरफ अलग आएगी, क्योंकि वो धनुषाकार है ना भरत क्षेत्र, इसलिए। तो फिर से बताती हूँ, हाइट तो 25 योजन की ही है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई जमीन पर 50 योजन है, और शिखर पर पहुंच के 10 योजन की चौड़ाई बची। अब वो चौड़ाई कम कैसे हो रही है, तो वो ऐसे कम हो रही है कि 10 योजन पहुंचकर दोनों साइड से 10-10 यानी 20 योजन कम हो रहा है, फिर 10 योजन ऊपर चलकर दोनों साइड से 10-10 यानी 20 योजन कम हो रहा है। तो 50 में से कुल 40 योजन कम हो गया चौड़ाई में से, तो टॉप पर पहुंचकर केवल 10 योजन की चौड़ाई ही बच रही है। अभी यहाँ पर क्या है, अब आपको इतना तो बता दूं कि ये हम क्यों पहुंचे ऊपर, कि यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय है, उसी तरह से यहाँ कूटे हैं, वो सब अब कल बताएंगे कितने कूट है। और पूर्व दिशा की तरफ जो पहली कूट है वहां पर सिद्धायतन कूट है वो, और वहां पर अकृत्रिम जिन मंदिर है जो कि काउंटिंग में लिया जाता है। जो मध्य लोक के 458 जिनालय काउंट करेंगे, उसमें विजयार्थ पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय। अभी जम्बूद्वीप में कितने विजयार्थ पर्वत हैं वो भी अपन निकालेंगे, करेंगे। बोलिए रेणुका जी। ये मैंने ड्रॉ किया दीदी, ये ऐसा दिख रहा है। एक हाँ ठीक है ना, हाँ बराबर।
बराबर। बस वो पूरी पूरी लाइन आपने खींची है ना बीच में, नहीं वो कट जाएगी, वो मैं हाँ ड्रॉ वो कर कट लेती जाएगी। है। हाँ हाँ ये बिल्कुल बीच वाली कट बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। ये आप लोग ये जितनी भी अपन रचनाएं समझ रहे हैं ना, आप हाथ से ड्रॉ करिए, टूटी फूटी जैसी भी खुद करेंगे तो समझ में आएगी। अपने हाथ से बनाएं, और एक पहले भी मैंने कहा था कि थोड़ा अगर बड़ा पेज ले लें और एक गोला उसमें जम्बूदीप बना लें, उसी में बनाते रहें, तो वैसे भी बनाते रहें, अलग अलग भी बनाएं। बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी फाइल तैयार करके रखें। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, पहले नहीं बनाई हुई है, तो जरूर बना के रखें। बहुत बढ़िया। दिखाइए अर्चना जी आपकी ये कॉपी, एक दिखाइए अर्चना जी आपकी। हाँ, ये इस तरह से क्या बनाया आपने, हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत बना रखा है। बहुत बढ़िया, बोलिए चित्रा जी। ये 10 मिनट के लिए टावर चला गया था, फिर से बता सकती हैं? नहीं, आप सुन लीजिएगा, अभी टाइम हो गया है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नहीं तो कल लेंगे फिर। बोलिए रेणु जी। मैम जो जो कट हो रहा है, तो जो मतलब कोई जा रहे देव और जाते हैं क्या कि मतलब नहीं, ये तो कृत्रिम तरीके प्राकृतिक, से? ये तो नेचुरल है, कट कर दिया, और ये तो भाषा है समझाने की, वो तो मतलब ये तो रचना ऐसी दक्षिण, बनी हुई है। तो ये तो मतलब दक्षिण या उत्तर की तरफ से ओपन है, और पूर्व पश्चिम तो बंद ही है वो रास्ता हाँ विराट हाँ पर्वत का। हाँ। अभी यहाँ कौन रहते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी टाइम अपना हो गया है। यहाँ कौन कट तो रहते हैं? कट पूरा पश्चिम ही हो रहा है, लेकिन कट तो पूरा पश्चिम ही हो रहा है। नहीं, उत्तर दक्षिण से ही कट हो रहा है, और कल वापस से देखते हैं। कट उत्तर ठीक है दक्षिण ना, हो रहा है। उत्तर दक्षिण से ही कट हो रहा है, पूर्व पश्चिम तो समुद्र है, वहां तो जगह ही नहीं है ऐसे ही, इसलिए मैं आपको हाथ से बता रही थी, क्योंकि चित्र में कैसे दिखाएं। ये देखिए ना, चित्र में आप इसमें देखिए फिर से, ये वाला नीचे वाला मत देखिए, ऊपर वाला देखिए। तो ये भरत क्षेत्र बना हुआ है, ग्रीन जो दिख रहा है, उसके बीच में ये पर्वत है, तो ये दक्षिण का हिस्सा है, जो अपने को अपनी तरफ दिख रहा है, ये दक्षिण का हिस्सा है, और ये उस साइड उत्तर का हिस्सा है, जो उस साइड के स्टेप्स हैं। इधर भी ग्रीन दिख रहा है, वो आधा भरत क्षेत्र उधर है, और वो उत्तर साइड की स्टेप्स हैं। ये इधर दक्षिण साइड से कट हो रहा है, वो उत्तर साइड से कट हो रहा है, पूर्व पश्चिम तो ये बंद है। ठीक है ना? ये तो ये 3D सुविधाएं हो गई, इससे थोड़ा अपने को और समझ में आ जाता है। अच्छा, अपन बोर्ड पे बनाए तो उतना बना नहीं पाते हैं। ये अमन जी हैं हमारे स्मारक में, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको कहती हूँ, तुरंत बना के देते हैं, मेरे को जो चाहिए होता है वो बोलते हैं आपको जो चाहिए बता देना, और वैसा बना देना। हमारी तरफ से भी धन्यवाद दे दीजिएगा मैम। बोलिए सुमन जी। नहीं, अगर हम बुक से समझते हैं ना, जैसे हमारे 3 शास्त्र हैं, साइज एक ही हो लंबाई में, लेकिन चौड़ाई में कम हाँ हो कम हो, हाँ हाँ, और अपन फिर रख सकते हैं ना रखे। ऐसा, जैसे एक ये रखा, फिर एक ये हाँ रखा, इस तरह से हाँ, ऐसा दोनों कर साइड सकते से हैं। बराबर हो, और आमने सामने से अंदर जैसे अंदर हो, ये तो छोटे हो। बराबर आ गए, जैसे एक ये रखा, एक इसके ऊपर ये रखा, तो ये इधर हाँ से, यहाँ से ये जगह बच गई ना, इधर हाँ, और इधर भी पीछे जगह बच से भी गई, बराबर, एक और इसके ऊपर रख लें, मतलब तो वो इधर से भी इधर बच है। के ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते। बोलिए नीलम भाभी। मैं यही बता रही थी, जब बच्चों को पारितोषिक मिलते हैं उसके ऊपर खड़ा करते हैं ना रनर्स को। हाँ हाँ, वो जैसे मेडल वगैरह पहनाते हैं, तो फर्स्ट हाँ बीच पे फर्स्ट वाले को फिर हाँ, वो मेडल वगैरह सेकंड जो वाले। गोल्ड मेडल हाँ और वो मिलते हैं, बिल्कुल सही बात, वैसे ठीक है, बढ़िया। जिनवाणी स्थिति बोल रही। बोलिए रेणु जी, बोलिए। हम बोल पाएंगे, मैं शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। चलिए बोलिए। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की,
करके समय शक्ति बुद्धि ने खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाग मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सामत्व जयवंत बरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत बरते।